पिछले डोंगुआ के एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर बाशान चिन्मू और सातवीं प्रिंसेस जा रहे थे गोल्डन पैलेस। तभी मंडी किंगडम के आर्मी कमांडर ने उन्हें घेर लिया था। अब आगे देखेंगे। जैसे ही चांसलर बाशान ने जोर से चिल्लाया, अचानक उनके सामने एक उजाले की दीवार खड़ी हो गई। दर्जनों गज ऊंची पर बेहद पतली, जैसे उसकी कोई मोटाई ही ना हो। वो दीवार नारंगी रोशनी में चमक रही थी। उसकी चौड़ाई लगभग 600 गज थी और उस पर अजीब चिन्ह बने थे। हर चिन्ह के बीच में एक जलता हुआ तारा था। कुल 36 पैटर्न और 36 जलते हुए सितारे, जैसे किसी स्टार एटलास का दृश्य। जैसे ही हेवनली स्पिरिट्स एस्कार्पमेंट पूरा बना, सामने से युद्ध की चीखें सुनाई दी। एक पूरा बैटलफील्ड उनकी ओर बढ़ रहा था। सैकड़ों डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स बड़े बड़े दानव जैसे जानवरों पर सवार होकर उनकी ओर दौड़ रहे थे। वो चीखते हुए आगे बढ़े, लेकिन तभी ये दीवार अचानक आसमान और जमीन के बीच प्रकट हुई और सबके चेहरे सफेद पड़ गए। एक बूढ़ा बारबेरियन जनरल जोर से चिल्लाया, जल्दी इसे तोड़ो। फौरन अनगिनत डिवाइन आर्ट्स दीवार पर गिरीं और जमीन थरथरा उठी। हवा में उड़ती फ्लाइंग स्वॉर्ड्स चीखती आवाजों के साथ दीवार से टकराई, पर वो दीवार में धंसकर वहीं अटक गई। न आगे बढ़ सकी न वापस आ सकी। हेवनली स्पिरिट्स एस्कार्पमेंट कांप रहा था। सैकड़ों तलवारें उस पर जड़ गई थीं। पीछे से और डिवाइन आर्ट्स के प्रहार आते रहे, दीवार में दरारें पड़ने लगीं। बशान ने दांत भींचे, दोनों हाथ आगे बढ़ाए और एक और हेवनली स्पिरिट्स एस्कार्पमेंट बना दिया। दोनों दीवारें मिलकर टूटने से बच गई, पर उसका दबाव असहनीय था। उन सैकड़ों दुश्मनों में सेवन स्टार्स रेल्म, सेलेस्टियल बीइंग रेल्म, यहाँ तक कि लाइफ एंड डेथ रेल्म के प्रैक्टिशनर्स भी थे। ऐसे में अकेले टिकना बाशान की शक्ति का प्रमाण था। वो बूढ़ा जनरल फिर चिल्लाया, सैक्रिफाइस द नाइफ पेलेट्स। तुरंत कई गोल चक्के जैसे नाइफ पेलेट्स आसमान में उठे और घूमने लगे। अचानक उनसे हजारों चमकती नाइफ लाइट्स दीवार पर बरसीं। तेज क्लैंग की आवाजें गूंज उठी और पलक झपकते ही दीवार हजारों छेदों से छलनी हो गई। बशान का चेहरा सख्त हो गया। दबाव इतना बढ़ गया कि वो 10 कदम पीछे हट गया। उसने चिल्लाया, जूनियर ब्रदर, प्रिंसेस, हम अब बारबेरियन बैटलफील्ड में प्रवेश करने वाले हैं। सावधान रहना। उसी समय चिन्मू को दूर से एक ब्यूगल हॉर्न की आवाज सुनाई दी। एक और सेना आ चुकी थी। वो बूढ़ा बारबेरियन जनरल अब बेबस था और जोर से बोला, सामने से सामना करो। एक विशाल सेना उनकी ओर बढ़ रही थी, ज्यादातर डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स और मार्शल आर्ट्स वॉरियर्स से बनी हुई। नीचे पैदल सैनिक, ऊपर विशाल जानवरों पर सवार कैवलरी और आसमान में फैले पंखों वाले विशाल पक्षी जिनकी पीठ पर फीमेल बारबेरियंस थीं। उनके सिर पर रंग बिरंगे पंख और हाथों में जादुई तलवारें। चिन्मू ने दीवार के पार देखा। एक युवा बारबेरियन जनरल सफेद हाथी पर सवार था। वो हाथी बाकी जानवरों से भी ऊंचा और भव्य था, ग्रीन बुल जितना ताकतवर। वो युवा जनरल बोला, विंड। फौरन एक दल आगे आया और अपनी पीठ से विशाल बॉटल गोर्ड्स उतारे। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, काला धुआं बाहर निकला और तुरंत टोर्नेडोज में बदल गया। वे तूफान ड्रैगन की तरह आसमान और जमीन को जोड़ते हुए चारों ओर तबाही मचा रहे थे। बारबेरियन सैनिक हवा में उड़ गए और ऊपर से उनके अफसरों ने नाइफ से उन्हें काट डाला। फिर जनरल चिल्लाया, रेन। दूसरा दल आगे आया और अपनी earthen jars खोली। उनसे बादल निकले और ऑफिसर्स उन पर कदम रखकर आसमान में चले गए। बारिश शुरू हुई, पर यह साधारण बारिश नहीं थी। रेन ड्रॉप स्वर्ड्स में बदल गए। नीचे खड़े सैनिकों के सिर आर पार छेद दिए गए और कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर ढेर हो गए। अब उसने आदेश दिया, थंडर। आसमान में उड़ती फीमेल वॉरियर्स ने ड्रम बजाना शुरू किया। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान हिल गया। सैनिकों की एकाग्रता टूट गई और वो हवा, पानी और बिजली में घिरकर मरते गए। तीनों ट्रूप्स, विंड, रेन और थंडर, ने मिलकर पूरे रेबल कैंप का सफाया कर दिया। सिर्फ कुछ ही शक्तिशाली प्रैक्टिशनर बचे जो जादुई हमलों से अप्रभावित थे। वो बूढ़ा जनरल अब डर गया और जमीन पर घुटनों के बल गिरा। जनरल तोरिमो, मैं सरेंडर करता हूँ, मेरी जान बख्श दो। बाकी बचे 20 से ज्यादा बारबेरियन भी मजबूरी में घुटनों पर गिर गए। हम भी सरेंडर करते हैं। पर जनरल तोरिमू ने ठंडी हंसी हंसी। थिरमू ट्राइब ने बगावत की और अब जिंदा रहना चाहते हो? खान ने आदेश दिया है, कोई दया नहीं। वो बूढ़ा जनरल कुछ कहने ही वाला था कि ओरिमू ने उंगली उठाई और सोर्ड पिलर बिजली की तरह हवा चीरता हुआ उसके माथे में जा धंसा। 300 गज दूर से वो एक पल में मारा गया। वो सोर्ड पिलर जाकर हेवनली स्पिरिट स्कार्पमेंट में एक छोटा छेद बना गया। बाशान ने दीवार हटा ली।
सामने जनरल थोरिमू की सेना विद्रोही सैनिकों को काटती जा रही थी। कोई जीवित नहीं छोड़ा गया। कुछ सिरों को कमर में बांधकर इतराते घूम रहे थे। कुछ आपस में झगड़ रहे थे कि किसने किसे मारा। चिन्मू ने भौंहें चढ़ाई। यहाँ तक कि ग्रेट रूइंस में भी लोग सिरों के लिए झगड़ा नहीं करते। थोरिमू सफेद हाथी पर सवार होकर आगे आया और बाशैन को देखकर बोला, क्या आप मार्शल खान हैं? बाशैन ने सिर हिलाया। तो आप वही मार्शल खान हैं जिन्होंने सैकड़ों डिवाइन प्रैक्टिशनर्स को अकेले रोका था? किंवदंती से कम लग रहे हैं आप। बाशैन हल्का हंसा। तुम देख सकते हो। तोरिमो अचानक खड़ा हुआ, उसकी तलवार आसमान में फैली और हजारों सोर्ड लाइट्स बरस पड़ी। बशान ने अपनी नाइफ निकाली और एक ही वार में सारी सोर्ड लाइट्स मिटा दी। एक पल की गड़गड़ाहट हुई और जनरल तोरिमो का शरीर आसमान में उड़ गया। उसकी आर्मर बीच से दो टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। वो गिरा पर चेहरा अब आदर से भरा था। उसने एक घुटना टेक कर कहा, मार्शल खान, आपकी ख्याति सच्ची थी। ग्रैंड शामैन ने आदेश दिया है आपको रोलेंस गोल्डन पैलेस तक सम्मानपूर्वक पहुंचाया जाए। ठीक है, जब ग्रैंड शामन ने मुझे मार्शल खान बनाया था तो अब वही इसे वापस ले सकता है। लगता है अब प्रेरी में नए वीर पैदा हो गए हैं। थोरिमो बोला, हमारे प्रेरी में तारे जितने वॉरियर्स हैं मार्शल खान। हुलिंगर हंस पड़ी, मुझे ये जनरल पसंद है, कितना अच्छा झूठ बोलता है। ग्रीन बुल बोला, कौन मुझे शूट करेगा? और फिर मजाक में व्हाइट एलिफेंट के पास जाकर बोला, तुम मेल हो या फीमेल? हाथी ने सूंड मारी और उसका नाक से खून निकल आया। हुलिंगर मुस्कुराई, फीमेल है। बुल फिर बोला, वाह तुम्हारी स्किन कितनी सफेद है। ट्रीप्यूनी खाती हो क्या? मेरे पास है एकदम नरम। पूरी सेना हंसने लगी। थोरिमू उनकी सेना को लेकर रोलेंस गोल्डन पैलेस की ओर चला। रास्ते में चिन्मू ने गौर किया, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी बिल्कुल इटर्नल पीस एम्पायर जैसी थी। शायद दोनों में से किसी ने दूसरे से सीखा था। तोरिमू अब बेहद सम्मान दिखा रहा था, रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था करता, विनम्र व्यवहार। बशान उन्हें यात्रा में भी युद्ध कला और स्पेल्स का संयोजन सिखाता रहा, बस गुप्त हिस्से वॉइस ट्रांसमिशन से बताता। 6-7 दिन बाद वे प्रेरी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। रोलेंस गोल्डन पैलेस अब बहुत पास था। थोरिमू ने यहीं विदा ली और अपनी सेना वापस ले गया। बशान ने गहरी सांस छोड़ी। लगता है ग्रैंड शमान पूरी तैयारी में है। वो मेरा मार्शल खान टाइटल वापस लेगा और शायद मुझे चुनौती भी मिलेगी। उस बीच मेरे पास शिक्षक का लोअर बॉडी चुराने का समय नहीं रहेगा। चिन्मू ने चमकती आंखों से कहा, सीनियर ब्रदर, मैंने स्टीलिंग के तरीके सीखे हैं। बशान ने उसे देखा और सिर हिलाया। रोलेंस गोल्डन पैलेस, डाउ सेक्ट या ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री जैसा सेक्रेड ग्राउंड है। वहाँ हजारों सील्स और मैकेनिज्म्स हैं। तुम्हारी चोरी वहाँ काम नहीं करेगी। चिन्मू बोला, पर मेरे गुरु ग्रैंडपा क्रिपल है, एक पैर खो चुके हैं पर बहुत महान चोर है। बादशाह मुस्कुराया, जिसका पैर किसी ने काट दिया हो वो तो अयोग्य ही हुआ। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों बस गोल्डन पैलेस के माउंटेन गेट को रोको, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चांसलर बाशान गहरी सोच में था। उसने धीरे से कहा, मुझे डर है कि ग्रैंड शामन चालाकी करेगा। शायद वो मुझे एक के बाद एक लड़ाई में उलझा देगा ताकि मैं यहां से निकल ही पाऊं। ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। थोड़ी देर बाद दूर दूर तक फैली घास की भूमि में रोलेंस गोल्डन पैलेस आखिरकार दिखने लगा। चिन्मू ने दूर देखा। अचानक विशाल मैदान के बीच एक झील दिखाई दी। झील का पानी नीला हरा था और इतनी बड़ी थी कि जैसे कोई समंदर मैदान में आ गया हो। दूर बर्फ से ढके पहाड़ थे, सफेद चमकते हुए, और उन ऊंचे पहाड़ों के बीच एक पहाड़ सोने की तरह चमक रहा था। चिन्मू ने अपने हेवंस आइज खोले। तब उसे एहसास हुआ कि वो कोई सोने का पहाड़ नहीं था, बल्कि एक गोल्डन पैलेस जो इतना विशाल था कि पूरे पहाड़ को ढके हुए था। ये जगह सच में वैभव की मिसाल थी। मैदान में सोने की कोई तय कीमत नहीं थी, फिर भी लोग इसे सबसे कीमती मानते थे, और यहाँ पूरा महल सोने से बना हुआ था। बाशान झील के किनारे पहुंचा। झील पर एक लकड़ी की नाव लगी थी। नाव पर एक आदमी खड़ा था जिसके सिर पर सींग थे। उसका चेहरा बकरी जैसा था, पर सफेद नहीं, भूरे रंग की पहाड़ी बकरी जैसा। उसके पीछे पानी में लकड़ी के खंभे लगे थे और हर खंभे पर सड़ी हुई खोपड़ियां टंगी थीं। चिन्मू ने बुदबुदाया, शमन्स की आत्मा संग्रह करने की कला तो हमारी हेवनली सेंट कल से भी ज्यादा डरावनी है। वो गोट फेस्ड शमन उन सबको घूरते हुए बोला, मार्शल खान ग्रैंड शमन आपका इंतजार कर रहा है, कृपया नाव पर चढ़िए। बाशान हंसा,
इस झील का पानी वीक वाटर है। इसमें कोई बॉयंसी नहीं है। पंख भी इसमें गिरकर डूब जाएंगे। सिर्फ रोलंस गोल्डन पैलेस की ये नाव ही इस पानी पर चल सकती है। छिनमू, लिंगयुक्षु, ग्रीन बुल और हुलिंगर सब नाव पर चढ़ गए। लिंगयुक्षु ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम इस झील को पार नहीं कर सकते तो चारों ओर घूमकर क्यों न निकल जाएं या उड़कर पार कर लें। शमन ठहाका लगाते हुए बोला, उड़कर? तुम चाहो तो कोशिश कर लो, यहाँ की हवा डेड एयर है, मरी हुई हवा। लिंगयुक्षु चौंकी, मरी हुई हवा? ग्रीनबुल ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, हवा यहाँ बहती ही नहीं। अगर तुम उड़ने की कोशिश करोगे तो हवा की कमी से दम घुट जाएगा। दरअसल इस वीक वाटर लेक के ऊपर की हवा किसी रहस्यमयी शक्ति से जकड़ी हुई थी। अगर कोई उड़ने की कोशिश करता तो आसपास की हवा नहीं हिलती और वो धीरे धीरे दम घुटने से मर जाता। हुलिंगर ने अपने जादू से हवा बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शमन फिर बोला, घूम कर जाना चाहो तो जाओ, लेकिन वीक वाटर लेक बहुत चौड़ी है, 2 दिन लगेंगे, और जब तुम उन बर्फीले पहाड़ों तक पहुंचोगे तो शायद ही कोई वहां से लौटे। चिन्मू ने हेवंस आइज से ऊपर देखा। आसमान में हल्का सा धुंध का पर्दा था, जैसे कोई महीन मसलन फैली हो। उसने सोचा, शायद यही वो चीज है जो हवा को बहने नहीं दे रही। फिर उसने नीचे पानी में झांका और देखकर सिहर उठा। नीचे झील की गहराई में सफेद हड्डियों के ढेर थे। बशान बोला, ये सब वही लोग हैं जिन्हें शामन्स ने अपनी काली विद्या में बलि के तौर पर इस्तेमाल किया। चिन्मू के शरीर में ठंड सी दौड़ गई। कुछ देर बाद नाव किनारे पहुंची। शमन ने हंसते हुए कहा, मार्शल खान, कृपया आगे बढ़िए। बशान मुस्कुराया और सुनहरे पहाड़ की ओर चल पड़ा। अचानक एक ब्यूगल हॉर्न की गहरी आवाज गूंजी, इतनी भारी कि आसपास के पहाड़ों पर बर्फ टूटकर एवलांच की तरह गिरने लगी। बशान जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी प्रबल थी कि ब्यूगल की आवाज दब गई। उसकी हंसी से हवा तक कांप उठी और पास खड़े लोगों के सिरों में खून दौड़ गया, मानो उनके सिर फटने वाले हों। तभी पहाड़ के ऊपर से एक भारी आवाज आई, मार्शल खान, तुम्हारा जोश देखकर लगता है तुम्हारी शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा है। क्या जरूरत थी आते ही अपनी ताकत दिखाने की? ऊपर आओ, मिलते हैं। बाशन मुस्कुराया, ग्रैंड शमन, मैं यहाँ मिलने नहीं बल्कि तुम्हारा दरवाजा बंद करने आया हूँ। उनके सामने एक विशाल गोल्डन गेट था, 30 गज ऊंचा, 60 गज चौड़ा, जेड और मोतियों से जरा हुआ। बशान ने हुक्म दिया, बुल बुल। ग्रीन बुल गर्जा। उसका शरीर अचानक विशाल हो गया और उसने अपने कंधों से उस भारी स्वर्ण द्वार को उखाड़ लिया। सब शमन और योद्धा हैरान रह गए। बशान बोला, दरवाजा उठाओ और ऊपर ले चलो। चिन्मू समझ गया, दरवाजे को ऊपर ले जाकर मुख्य हॉल के सामने ब्लॉक द गेट करेगा। इससे वो रोलंस गोल्डन पैलेस के भीतर घुसकर बचर के निचले शरीर को वापस पाने की कोशिश कर सकता था। लेकिन ऐसा करना मतलब था कि अब रोलंस गोल्डन पैलेस उनका दुश्मन बन जाएगा। बशान ने धीमी आवाज में चिन्मू से कहा, ऊपर पहुंचकर सिर्फ तुम दोनों दरवाजा नहीं रोकोगे, शायद वो मुझ पर भी हमला करे। हालात थोड़े अलग हैं। चिन्मू मुस्कुराया, चिंता मत कीजिए, जिसने मुझे चोरी सिखाई है वो बहुत ताकतवर है। बाशान ने पूछा, तो वो क्रिपल कैसे हुआ? चिन्मू बोला, लगता है चोरी करते पकड़ा गया था, उसकी टांग काट दी गई। बाशान जोर से हंस पड़ा, मैंने सोचा था ऐसा ही कुछ होगा। उसने चिन्मू को एक मैप दिया। ये रोलंस गोल्डन पैलेस का नक्शा है। उम्मीद है इसकी जरूरत न पड़े, पर संभाल कर रखना। हमें मौके देखकर आगे बढ़ना होगा। सीढ़ियां सोने की बनी थीं, जो ऊपर तक जा रही थीं। रास्ते में सुनहरे देवताओं की मूर्तियां थीं, कुछ इंसान जैसी, कुछ दानव जैसी और कुछ देवता जैसी, पर कोई भी पूरी तरह किसी एक जाति का नहीं था। हुलिंगर तक चुप थी। सिर्फ ग्रीन बुल के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। आगे और भी महल दिखे, जिनके नीचे अजीब जीव खड़े थे, कुछ के सिर पर सींग, कुछ की पीठ पर पंख, कुछ के सांप जैसी पूंछ। लिंगयुक्सु गुस्से में बोली, ये तो हमारे इटर्नल पीस एम्पायर के लोग हैं जिन्हें उन्होंने बंदी बना रखा है। चिन्मू शांत स्वर में बोला, हमारे इटर्नल पीस ने भी ग्रेट रूइंस के लोगों को पकड़कर दास बनाया है। लिंगयुक्सु चुप हो गई। हुलिंगर ने धीरे से कहा, यंग मास्टर, उन्होंने इंसानों के साथ साथ डीमंस को भी कैद किया है। बशान बोला, शामन कल्ट की कला अनोखी है। वो आत्माओं को निगलकर अपने शरीर का रूप बदल सकते हैं। किसी पक्षी की आत्मा लेकर पंख उगा लेते हैं या बकरी की आत्मा लेकर सींग निकाल लेते हैं। जो इसमें निपुण होते हैं वो ग्रेट शामन्स कहलाते हैं और जो दिव्य कला तक पहुंचते हैं वो शमन किंग्स कहलाते हैं।
और यही रोलंस गोल्डन पैलेस शमन कल्ट का सबसे पवित्र स्थल है। उनकी प्रमुख विधा ग्रैंड शमन रूडा स्क्रिप्चर। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, चारों ओर सुनहरी चमक फैल गई। हर तरफ सोने की इमारतें, महल और ऊंचे ऊंचे स्तंभ जो इतने मोटे थे कि दो आदमी मिलकर भी उसे बाहों से नहीं घेर सकते थे। जहां नजर जाती थी वहां सोने के देवताओं की मूर्तियां थीं और उनके नीचे असंख्य बारबेरियंस खड़े थे। लेकिन तभी एक मूर्ति हिली। चिन्मू का दिल थक से रह गया। वह कोई मूर्ति नहीं थी, वो तो एक ग्रेट शामन था। रोलंस गोल्डन पैलेस के ये ग्रेट शामन्स अपने शरीर को असली सोने जैसा बना चुके थे। पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। सचमुच वे देवताओं जैसे लग रहे थे। महल के सामने एक विशाल स्वर्ण द्वार के नीचे दर्जनों गोल्डन शामन्स खड़े थे। सबसे आगे एक वृद्ध शख्स, पूरे सुनहरे बालों वाला, सोने की पोशाक में, हाथ में सेप्टर और सिर पर फेदर्ड क्राउन। उसकी गूंजती हुई आवाज गूंजी, मार्शल खान, इतने सालों बाद तुम खुद हमारे द्वार पर क्यों आए हो? क्या अपनी मौत ढूंढ रहे हो? चांसलर बाशान हंसा और बोला, डिलीवर टू योर गेट। बहुत सही कहा। ग्रीन बुल, माउंटेन गेट नीचे रख दो। एक भारी धमाके के साथ ग्रीन बुल ने सुनहरा द्वार नीचे पटक दिया। बादशाह ने हंसते हुए कहा, ग्रैंड शमान, ये रहा तुम्हारा द्वार। देख रहा हूं, यहाँ के ज्यादातर लोग वही हैं जिन्हें मैंने पहले पीटा था। जब मैंने 3 महीने तक तुम्हारा गेट ब्लॉक किया था, तब बहुत से लोग मरे थे। जो बचे वो बस कमजोर थे, और वही सब आज यहाँ खड़े हैं। उसके शब्दों ने पूरे पहाड़ को उबाल दिया। हर शमन की आंखों में आग जल उठी। एक गोल्डन शमन ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे घाव बहुत पहले भर चुके हैं मार्शल खान। अब समय आ गया है पुराना बदला लेने का। बशैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मौका मिलेगा, लेकिन इस बार मैं लड़ने नहीं आया, सिर्फ एक गेट ब्लॉक करने आया हूँ। अम, वह चिन्मू और लिंग्यूशु को लेकर महल के द्वार तक पहुंचा। थोड़ी देर तक उसे देखकर बोला, यही मेरे गुरु के साथ मैंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं, कई जानें लीं। वहां खड़े गोल्डन शामन्स की आंखों से आग झर रही थी। बादशाह ने चिन्मू और यूशु की ओर देखकर आंख मारी। अब ये द्वार तुम्हें संभालना है। लिंग यूशु थोड़ा डर गई। गुरुजी, यहाँ के नियम हमारे इटर्नल पीस जैसे नहीं लग रहे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। इटर्नल पीस में गेट ब्लॉकिंग बस मुकाबला होता है, कोई मरता नहीं। लेकिन यहाँ लड़ाई जिंदगी और मौत की होती है। अगर सामने वाला तुम्हारे जितना ताकतवर है, तो या तो वो मरेगा या तुम। यह सुनकर युक्सियो की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चिन्मू ने गहरी सांस ली। ये तो बिल्कुल ग्रेट रूइंस के नियम थे। फिर ग्रैंड शामन आगे बढ़ा, अपनी सुनहरी छड़ी ठोंकी और बोला, पहले जैसे ही नियम, लड़ाई मौत तक, और साथ ही आज मैं मार्शल खान का खिताब भी वापस लूंगा। बशान शांत आवाज में बोला, उनकी कल्टीवेशन केवल 5 एलिमेंट्स रेल्म की है। ग्रैंड शामान ने ऊंची आवाज में कहा, रोलंस गोल्डन पैलेस के सभी शिष्यों को आदेश है, 5 एलिमेंट्स रेल्म में ही लड़ाई होगी, जान की परवाह नहीं। कोई अपनी सीमा पार करेगा, मैं खुद उसकी जान ले लूंगा। उसकी आवाज पूरी पहाड़ी पर गूंज उठी। फिर उसने बाशान की तरफ देखकर ठंडी मुस्कान दी। तुम्हारे गुरु हेवन खान थे महान व्यक्ति, पर तुम हेवन खान नहीं हो। बाशान ने गंभीर चेहरा बना लिया और मन में छिन्मू और युक्सियु को कहा, डरो मत। जब तक मैं जिंदा हूं वो तुम्हें नहीं छुएंगे, लेकिन अगर मैं मारा गया तो तुम दोनों खतरे में पड़ जाओगे। दोनों के दिल धड़क उठे। अगर बाशान मारा गया तो पैलेस बिना किसी साक्षी के उन्हें भी खत्म कर देगा, और कोई जान भी नहीं पाएगा कि यहाँ क्या हुआ। तभी ग्रीन बुल ने जोर से कहा, ओल्ड मास्टर, कोशिश करना, पीछे मत जाना। बशैन ठोकर खाकर पलटा, वापस जाकर आज तुम्हारा बीफ बनाऊंगा। बुल चुप हो गया। पीछे से आवाज आई, दो छोटे छोटे बच्चे, जानते भी हो तुम किसके गेट को ब्लॉक करने आए हो? नीचे से दर्जनों अजीब शक्लों वाले शामन्स ऊपर आते दिखे। उनमें से एक के सिर पर हॉर्न्स, पीठ पर विंग्स और मुंह पर बीक था। आधा इंसान आधा दैत्य। चिन्मू और युक्षु ने झुककर कहा, सीनियर ब्रदर। पर उसने घृणा से कहा, हमारे यहाँ ऐसे शिष्टाचार नहीं। तुम्हें मारकर तुम्हारी आत्मा अब्जॉर्ब करूंगा ताकि मेरी डिवाइन आर्ट्स और ताकतवर बन जाए। चिन्मू ने गंभीर नजरों से कहा, सिस्टर, मैं पहले जाता हूँ, उनके टेक्निक्स की परख करता हूँ। युक्षु ने सिर हिलाया। ग्रीन बुल, मेरा बैकपैक लाओ। बुल ने झोला खोला। चिन्मू ने अपने दोनों पिग स्लॉटरिंग नाइव्स पीठ पर क्रॉस में लगाए, पीछे स्वॉर्ड केस, कमर पर जूनियर प्रोटेक्टर स्वॉर्ड और साथ में अपना आयरन हैमर। ग्रीन बुल बोला, सुना है तुम कभी गाय चराते थे, अगर मुझसे नहीं जीत सकते तो इनसे कैसे जीतोगे?
चिन्मू मुस्कुराया। मैं हूं ओवरलॉर्ड बॉडी। ग्रीन बुल ने दहाड़ा, मेरे मालिक कभी हारे नहीं इस महल के नीचे। चिन्मू बोला, मैं जन्म से ओवरलॉर्ड बॉडी हूं। इस दुनिया में मेरे समान स्तर पर कोई मुझे नहीं हरा सकता। वो बर्ड विंग शामन हंसा। ओवरलॉर्ड बॉडी? ऐसा कुछ कभी नहीं सुना, पर अब देर हो चुकी थी। चिन्मू ने अपनी वाइटल ची को ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक से चलाया। उसका शरीर ऊर्जा से भर गया, जैसे आग का गोला। उसने पैर पटकते हुए गर्जा, आय ओवरलॉर्ड बॉडी। सुनहरी जमीन पर उसका पैर पड़ा और फर्श धंस गया। अगले ही पल धड़ाम, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि केवल उसकी परछाइयां दिखीं। द मैचलेस ओवरलॉर्ड बॉडी। शमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उड़ने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो पंख फैलाता, छिन्मू का मुक्का उसके सामने था। ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, एक नहीं, दो, तीन, फिर 45 रक्तरंजित ड्रैगन उसके चारों ओर फट पड़े। शमन का शरीर हवा में ही फटकर खून की धुंध में बदल गया। पूरा महल सन्न रह गया। चिन्मू ने धीरे से सांस छोड़ी। उसका चेहरा शांत हो गया। उसने पीछे मुड़कर कहा, ग्रीन बुल, तुम्हारे पुराने मालिक को रोलेंस गोल्डन पैलेस को हराने में 100 दिन लगे थे। फिर ठंडी निगाह से नीचे झांका, और मुझे बस 1 दिन लगेगा। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। मैं एक ही दिन में रोलेंस गोल्डन पैलेस के सभी डिसाइपल्स की आत्मा तोड़ दूंगा, उनका घमंड मिटा दूंगा और उनकी शान को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। प्रिजम्पशुअस, एक और शामन चिल्लाया, और उसका शरीर पल भर में बदल गया। उसका सिर एलिफेंट जैसा, शरीर विशाल और सुनहरी चमक से लिपटा। वो गर्जा, मर जा। उसका मुक्का बिजली जैसा गिरा। हवा में थंडर क्लैप्स फट पड़े। चिन्मू ने छलांग लगाई, दोनों हाथों में नाइफ्स थामे, हवा में घूमता हुआ नीचे उतरा, रेजिंग द नाइफ फ्रॉम फॉरबिडन। उसके उतरते ही शमन का विशाल शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। खून की नदी सुनहरी सीढ़ियों पर बह निकली। एक और शामन झंडा लेकर चिल्लाया, तेरी आत्मा मैं रिफाइन करूंगा। पर चिन्मू पहले ही तैयार था। उसने हेवनली डेविल नेचर टेक्निक से अपनी आत्मा सील की, उंगली उठाई, उसके पीछे से एक तलवार निकली, बिजली सी गति से शून, सीधे शमन के माथे के आर पार। तलवार खून की रेखा छोड़ती हुई वापस चिन्मू की सोर्ड केस में जा समाई। चारों ओर युद्ध की गंध फैली हुई थी। हवा में खून और जली हुई आत्माओं की गंध थी। रोलेंस गोल्डन पैलेस के सामने खड़ा था चिन्मू। उसकी निगाहें शांत थीं, लेकिन उस शांति में एक तूफान छिपा था। एक महिला शामन, जिसके सिर और पूंछ पर तेंदुए के चिन्ह थे, एक चमकता हुआ दर्पण उठाए हुए थी। उसने दर्पण को चिन्मू की ओर किया, और तुरंत ही उसमें सैकड़ों दुष्ट आत्माएं घूमने लगीं, जैसे वे बाहर निकलकर चिन्मू को निगल जाएंगी। लेकिन चिन्मू की तलवार बिजली की तरह चमकी। डिंग! फ्लाइंग सोर्ड दर्पण से टकराई, लेकिन वह दर्पण बेहद कठोर था। चिन्मू मुस्कुराया, तलवार घूमी और ड्रिल स्वॉर्ड फॉर्म में बदल गई। एक पल में तलवार ने दर्पण को आर पार छेद दिया, और वही चमकते हुए दर्पण के पीछे खड़ी शामन के सीने से होकर निकल गई। शामन पॉइजन में डरने जैसी क्या बात है? वह शांत स्वर में बोला। उसकी पोशाक हवा में लहरा रही थी। तभी एक और शामन, इस बार बाघ की तरह पंजे, पूंछ और दांत लिए, गर्जना करता हुआ चिन्मू की ओर झपटा। हवा चीखने लगी, जमीन कांप गई। उसने चिन्मू को तलवार निकालने का मौका तक नहीं दिया, लेकिन चिन्मू ने उसके हमले के बीच से एक जोरदार मुक्का मारा। दोनों की टक्कर से हवा में विस्फोट जैसी आवाज गूंज उठी। शामन ने सिर हिलाया और उसका चेहरा बाघ के सिर में बदल गया। वह दहाड़ा, इतनी प्रबल दहाड़ कि उसकी सोल की तरंगे छिन्मू की आत्मा पर प्रहार करने लगीं। लेकिन छिन्मू का चेहरा नहीं बदला। उसने अपने हाथ जोड़कर सनशाइन रिफाइनिंग यांग सोल इन द स्काई चलाया, और फिर अपनी हथेली से हेवनली डेविल फ्रीडम मुद्रा का वार किया। एक पल वह देवता की तरह दिखा, अगले ही पल दानव जैसा, और तीसरी बाघ जैसी दहाड़ अधूरी ही रह गई जब उस शामन की आत्मा टुकड़े टुकड़े हो गई। उसका शरीर ढह गया। फिर एक और महान शामन, 6 डायरेक्शंस realm का विशेष चिन्ह प्रकट हुआ। वह पहले 2 से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह बिना किसी राक्षसी रूप में बदले सामान्य मनुष्य की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी डिवाइन एनर्जी भयानक थी। उसने अपने भीतर की सील खोली, और अचानक उसका शरीर एक विशाल एप में बदल गया। हाथ में सुनहरा क्लब जो किसी स्तंभ जितना मोटा था। उसने गर्जकर क्लब को घुमाया, और उसकी ताकत से हवा में आंधी उठी। चिन्मू ने अपनी बैम्बू खेन निकाली और क्लब से भिड़ गया। टकराव बिजली की तरह हुआ, और अगले ही पल उस शमन की छाती में चिन्मू की खेन लगी। वह अविश्वास से चिन्मू को देखता रह गया, फिर गिर पड़ा। चिन्मू ने धीरे से खेन खींच ली। 6 डायरेक्शंस realm के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स,
नाम कोई भी हो, अगर realm बराबर है तो मैं उन्हें हरा सकता हूँ। फिर एक और दैत्याकार योद्धा आया, सुनहरे शरीर वाला, जिसकी पीठ पर एक विशाल नाइफ शीथ था। उसने दहाड़ मारी और शीथ से हजारों नाइफ लाइट्स आसमान में फट पड़े। हर दिशा से वे चिन्मू की ओर झपटे। चिन्मू ने अपने दोनों पिग स्लॉटरिंग नाइफ्स निकाले, एक सीधा पकड़ा, एक उल्टा। उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स भी हवा में घूम गईं। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। दोनों योद्धा टकराए, एक ऊंचा एक छोटा, लेकिन दोनों की ताकत पर्वत जैसी थी। उनकी तलवारों और छुरों की चमक से आसमान लाल हो गया। एक सीधी और एक क्षैतिज नाइफ लाइट ने सामने की हवा को चीर डाला। पहाड़ी जैसी रुकावट टूटी और सुनहरे दैत्य का शरीर चार टुकड़ों में बांट गया। चिन्मू ने अपने नाइफ से खून झाड़ा, उन्हें उल्टा पकड़ा और शीत में रख दिया। फिर उसने इशारा किया। एक फ्लाइंग स्वॉर्ड शीत से निकली और एक धनुर्धारी शामन के माथे में जा घुसी, जो दूर से निशाना साध रहा था। अब मैदान में सन्नाटा छा गया था। रोलंस गोल्डन पैलेस के द्वार के नीचे 40 से अधिक शव पड़े थे। खून, धुआं और भय, सब कुछ मिश्रित। नीचे खड़े बचे हुए शामन्स की आंखों में भय था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे उसकी नजर से टकराएं। उनकी विल पावर टूट चुकी थी। चिन्मू जानता था, अब उनका डर बढ़ेगा और यही डर उनकी हार बनेगा। उसने धीमे स्वर में कहा, कौन है तुम में जो ग्रैंड शामन रूडा स्क्रिप्चर साध चुका है? बाहर आओ, मैं एक को मारना चाहता हूं। सन्नाटा। गोल्डन पैलेस के अंदर कुछ शक्तिशाली ग्रेट शामन्स इकट्ठे हुए। उनमें से एक, जिसे शामन किंग कहा जाता था, ने एक युवा शामन से कहा, सिमुरो, उसका कमजोरी उसके बाएं कंधे के नीचे के हिस्से में है, वहीं से हमला करना। सिमुरो ने गंभीरता से सिर झुकाया। धन्यवाद, शामन किंग। उसी समय चांसलर बादशाह ने ताना मारा, शमन किंग, तुम जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के लिए ये चालें शर्मनाक हैं। शमन किंग हंस पड़ा, मार्शल खान, पहले तुमने मुझे हराया था, आज भाग्य ने तुम्हें वापस भेजा है ताकि मैं वह हार मिटा सकूं। दोनों आकाश में उठे। बादशाह का शरीर चमक उठा। 300 गज लंबी नाइफ लाइट आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ी। शमन किंग भी सुनहरी आभा में लिपटा पीछे गया। दोनों बर्फीले पर्वतों की ओर उठ गए और वहां एक महायुद्ध छिड़ गया। अब रोलंस गोल्डन पैलेस में बस कुछ सीनियर एक्सपर्ट्स ही बचे थे। सिमुरो आगे बढ़ा, उसका शरीर सुनहरी चमक में बदल गया। उसके पीछे सुनहरी पंख फैल गए और चिन्मू शांति से उसे देखता रहा। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक साथ आगे बढ़े। चिन्मू ने बिजली जैसी गति से मुक्का मारा, स्प्रिंग थंडर ऑन द लोनली ईस्ट सी, पर सिमुरो का शरीर घंटी की तरह गूंज उठा, मानो धातु का बना हो। सिमुरो ने अचानक रूप बदला, उसके पीछे के पंख सुनहरी तलवारों से बने थे। हर पंख एक तलवार, हर तलवार पर एक जीवित आंख। वह पंख फैलाकर तलवारों की बारिश की तरह चिन्मू पर टूट पड़ा। चिन्मू ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था उन तलवारों में आत्माएं बंदी हैं जो दृष्टि से मन को भ्रमित करती हैं। उसने अपनी दोनों नाइफ्स उठाई और मिडनाइट बैटल अक्रॉस स्टॉर्मी सिटीज चलाया। उसकी चाकू की रोशनी चारों ओर घूमी, हर दिशा से आने वाली तलवारों को मोड़ दिया। ग्रैंडशमन रूडा स्क्रिप्चर्स, सचमुच भयावह कला है, चिन्मू ने धीमे से कहा। सिमुरो ने फिर अपने पंख समेटे, लेकिन चिन्मू अब आगे बढ़ चुका था। उसने अपनी नाइव्स छोड़ी और दोनों हाथों से फ्रीडम मुद्रा और थंडर क्लैप 8 स्ट्राइक्स को मिलाकर हमला किया। सिमुरो डगमगाया। उसकी तलवारों की आंखें चीख उठीं और हरे धुएं में बदल गई। फिर चिन्मू ने अपनी 36 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स बुलाई, वे आपस में जुड़कर ड्रिल स्वॉर्ड फॉर्म बन गई और तेजी से सिमुरो की ओर बढ़ी। सिमुरो के सुनहरे पंख उसके सामने तेजी से घूम रहे थे, उनके भीतर जड़ी हुई तलवारें अपनी जगह बदलती जा रही थीं, चिन्मू के लगातार हमलों को रोकने की कोशिश में। लेकिन अगले ही पल चिन्मू की ड्रिल्स स्वॉर्ड फॉर्म ने उस रक्षा को चीर डाला। सिमुरो की आंखें फैल गईं, एक तेज दर्द उसकी छाती में उठा। उसका गोल्डन बॉडी, जिस पर उसे गर्व था, चिन्मू की स्वॉर्ड फॉर्म को नहीं रोक सका। वह पंख फड़फड़ाता हुआ हवा में ऊपर उठ गया, एक तूफान बनाते हुए। वुश! हवा की तेजी से मानो आसमान फट गया। लेकिन चिन्मू पहले ही हरकत में आ चुका था। उसने अपने कदम हवा के और आकाश में सिमुरो की ओर बिजली सी गति से पड़ा। सिमुरो के चेहरे पर हैरानी थी, चिन्मू की रफ्तार उसके पंखों की उड़ान से भी ज्यादा थी। ये वही गति थी जो उसने क्रिपल्स हेवन पिल्फरिंग लेग स्किल से सीखी थी। दुनिया की सबसे तेज गतियों में से एक। और अब जब सिमुरो ने अपने ही हाथों हवा का तूफान उठाया था, वह हवा ही छिन्मू के लिए जमीन बन चुकी थी। गो! सिमुरो चिल्लाया और उसकी पीठ से सुनहरी तलवारें निकलकर छिन्मू की ओर बरसीं।
पंखों से जुड़ी सारी तलवारें हवा में फैल गई, बस 2 सुनहरे मांसल पंख रह गए उसके पीछे। अचानक उसका शरीर भारी हो गया, नीचे गिरने लगा और उसी वक़्त चिन्मू के चारों ओर नाइफ लाइट्स का झरना सा फैल गया। तलवारें और चाकू एक-दूसरे से टकरा रहे थे, क्लैंग क्लैंग। फिर एक सुनहरी तलवार चिन्मू की बाईं कंधे की हड्डी के नीचे जा धंसी, वही जगह जिसे शामन किंग ने पहले उसकी कमज़ोरी बताया था। दर्द उठा, लेकिन चिन्मू ने कदम नहीं रोके। वह हवा में घूम गया, सिमुरो के पास से गुज़रा और उसकी गर्दन पर एक पतली, बर्फ़ जैसी चमकती हुई नाइफ़ लाइट खींच दी। वह रोशनी इतनी महीन थी कि देखने पर लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं। सिमुरो ज़मीन पर उतरा, उसकी तलवारें खड़खड़ाते हुए वापस आ गई, दोबारा उसके पंख बन गए। उसने अपने सुनहरे पंख फैलाए, हर दिशा में सुनहरी किरणें बिखर गई। नीचे खड़े शामन्स खुशी से चिल्लाए, ओपन क्वोट, वेल डन सीनियर ब्रदर सिमुरो, किल दैट इटर्नल पीस स्लेव। इटर्नल पीस के लोग दो पैर वाले जानवर हैं, उन्हें सिर्फ कल्टिवेशन के लिए ही रखा जाना चाहिए। क्लोज क्वोट। शोर गूंज उठा। चिन्मू जमीन पर उतरा, उसके फ्लाइंग सोर्ड्स एक कर वापस उसके सोर्ड केस में लौट आए। वह धीरे से अपने कंधे में धंसी सुनहरी तलवार निकालकर जमीन पर फेंक देता है। उसके कपड़े बिल सही सलामत हैं, लेकिन उसके नीचे सिक्स विंग्स गोल्डन नेचुरल सिल्क से बनी पोशाक ने तलवार को रोका नहीं था। उसने उसके कंधे में घाव छोड़ा था। इम्पर्वियस टू swords एंड स्पीयर्स। ये शब्द भले ही सुनने में अजेय लगे, पर सच्चाई ये थी कि कुछ चोटें फिर भी लगती हैं। नीचे चीयरिंग जारी थी। सिमुरो अपने पंख फैलाकर गर्व से खड़ा था, मानो किसी विजेता की तरह अपने सम्मान का आनंद ले रहा हो। चिन्मू धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम के साथ चीयरिंग धीमी होती गई। वह सिमुरो के पास पहुंचा। सिमुरो हिला तक नहीं, बस पंख फैलाए खड़ा रहा। चिन्मू ने हाथ बढ़ाया, उसके सिर के बाल पकड़े, धीरे से ऊपर खींचा और उसका सिर अलग कर दिया। सिमुरो का सिर मंच से नीचे लुढ़क गया। नीचे खड़े शमन देखते ही रह गए। चीयरिंग अब फुसफुसाहट में बदल गई थी। सिर्फ वही लोग जो दूर थे अभी भी चीख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ है। जब सिर उनके पैरों के पास आ गिरा, सन्नाटा छा गया। ग्रैंड शमन रूडा स्क्रिप्चर्स का साधक सिमुरो मर चुका था और उसकी मौत के साथ चिन्मू ने सच में उनका विल तोड़ दिया था। लिंग यूशियू तुरंत आगे बढ़ी। उसने चिन्मू का घाव बांधना चाहा, लेकिन चिन्मू ने हाथ उठाया। ओपे ने कहा था, मुझे उनकी इच्छा तोड़नी है। जब तक ये पूरा न हो, कुछ नहीं। लिंग्यूसियो ने हल्की भौहें चढ़ाई। उसे लगा चिन्मू में थोड़ा अति आत्मविश्वास है। कावर्ड, तुम्हारा कंधा घायल है। अगर कोई और ग्रैंड शामन आया तो तुम्हारी कमजोरी और बढ़ जाएगी। उसके बोलते ही रोलंस गोल्डन पैलेस के पवित्र द्वार से एक नया युवा शामन बाहर आया। वह मुस्कुराया, ओपन क्वोट, जूनियर ब्रदर सिमुरो थोड़ा अनुभवहीन था, इसलिए मर गया। मैं डेनबारो ऑफ सिक्स डायरेक्शंस रेल्म अब अपने सिक्स डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर को सील करता हूँ। चिन्मू की निगाहें गंभीर हो गईं। वह पीछे हटकर सोने के महल की छत पर छलांग लगाता है और डेनबरो उसके पीछे हंसते हुए हवा में उछलता है। उसके हाथ में एक भारी हैमर था, जिसकी चौड़ी खोपड़ी नुमा सतह पर 7 छोटी खोपड़ियां जुड़ी थीं और हर एक की आंखों में अजीब सी रोशनी थी। डेनबरो ने हैमर घुमाया। सातों छोटी खोपड़ियां मुंह खोलती हैं और उनमें से काले धुएं की धाराएं निकलती हैं, लाइक जो 7 ब्लैक ड्रैगन्स का रूप ले लेती हैं और चिन्मू की ओर झपटती हैं। चिन्मू ने अपने स्वॉर्ड केस से उड़ती तलवारें भेजीं, पर जैसे ही उन्होंने ड्रैगन्स को काटा, उन तलवारों पर वही काला जहर फैल गया। वह समझ गया, ग्रैंड शमन रूडा स्क्रिप्चर्स की यह अलग शाखा है, जो स्पेल टाइप डिवाइन आर्ट्स पर आधारित है। अब दोनों आसमान में और महल की छतों पर एक भयंकर लड़ाई में उतर चुके थे। उनके कदमों से गोल्डन टाइल्स फट रहे थे। चिन्मू एक महल के अंदर गिरा और डैनबरो पीछे से हैमर लेकर तोड़ता हुआ अंदर घुस आया। फिर जमीन हिली और एक आकृति आसमान की ओर उछली। वह चिन्मू था। उसके साथ उड़ती तलवारें डैनबरो की ओर झपटी और पीछे से डैनबारो काले धुएं की लकीरों पर दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। कई बार दोनों एक दूसरे से टकराए, दीवारें टूटीं, छतें बिखरीं। अंततः वे गोल्डन पैलेस के भीतर एक हॉल में गिरे, जहां चारों तरफ पहाड़ और नदियां जैसे जीवंत दिखाई दी। वह चिन्मू का सोर्ड ट्रेडिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स था। डैनबरो को महसूस हुआ जैसे वह छोटा होता जा रहा हो, मानो वह किसी विशाल दृश्य में खो गया हो। बाहर खड़े शमनों ने सांस रोक ली और तभी एक सुनहरी आकृति छत पर उभरी। उसके एक हाथ में बोन हैमर था और दूसरे में एक सिर। शमनों की भीड़ ने गर्जना की। डैनबरो ने जीत लिया। लिंग्यूक्सियू का चेहरा सफेद पड़ गया।
हुलिंगर और हरा बैल दोनों सन्न रह गए। जो गाय चराता था वो मर गया। लिंग्यूक्सू के होंठ कांप उठ। सेक्रेड हॉल में बैठे शमन किंग्स के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। डेनबरो अच्छा है, स्थिर और निर्दयी, सच्चा प्रतिभावान। लेकिन उनमें से एक ने कहा, वह वापस हॉल में क्यों नहीं लौट रहा? दूसरे ने उत्तर दिया, शायद घायल है, सावधान है, यही उसकी ताकत है। उधर डैनबारो नाम का वह व्यक्ति हॉल के अंदर उस सिर को जमीन पर फेंकता है और अपनी स्लीव से एक स्क्रोल निकालता है। वह ध्यान से उसे खोलता है। उसमें रोलेंस गोल्डन पैलेस का नक्शा है। वह मुस्कुराता है, ट्रेजरी यही है, मैं सही जगह आया हूं। उसने अपने कंधे पर हाथ रखा। घाव से दर्द उठा। उसने एक जेड बॉटल निकाला, देखा और धीरे से कहा, गलती से लॉस्ट फ्रेग्रेंस निकालने ही वाला था। फिर दूसरी बॉटल से ड्रैगन सलाइवा निकाली और घाव पर लगाई, और घाव तुरंत भर गया। डैनबरो यानी खिनमू ने जूनियर प्रोटेक्टर स्वॉर्ड उठाया और आगे बढ़ा। सामने एक फ्रॉग माउथ टॉर्टोइस बैक्ड गोल्डन गार्ड खड़ा था, विशाल और ताकतवर। डैनबरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। चिन्मू मुस्कुराया, मैंने उस इटर्नल पीस के लड़के को मारा और मुझे एक ट्रेजर स्वॉर्ड मिली। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, इसे सेक्रेड कल्ट को अर्पित करने आया हूँ। गार्ड ने तलवार निकाली। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या गजब की तलवार है! ग्रैंड शैमन तुम्हें इनाम जरूर देगा। फिर उसने हॉल का दरवाजा खोला और चिन्मू बोला, क्या मैं खुद ट्रेजर चुन सकता हूँ? गार्ड ने थोड़ी देर सोचा। शायद तुम देख सकते हो, पर निकाल नहीं सकते। जब ग्रैंड शैमन सील खोलेगा तभी तुम उसे ले सकोगे। चिन्मू खुश हुआ और भीतर चला गया। गार्ड ने बीच हॉल में खड़े होकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस खोले। कुछ कदम चला, फिर एक टैलिस्मैन ट्रेजर निकाला। वह चौकोर आकार का था, 14 सतहें और 24 कोने रून्स की परतों से बना हुआ। जैसे ही उसमें वाइटल ची डाली गई, वह चमक उठा और घूमने लगा। धीरे धीरे हॉल की हवा पारदर्शी क्यूब्स में बदलने लगी। हर क्यूब के अंदर मुट्ठी भर जितना एक प्राणी था, दानवी और क्रोधित, जो अंदर तड़पता हुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और चिन्मू की आंखों में हल्की सी चमक आई। तो यही है रोलेंस गोल्डन पैलेस का असली खजाना। गोल्डन पैलेस के अंदर सन्नाटा फैला हुआ था। डैनबरो यानी चिन्मू उस हॉल में खड़ा था जहां हर तरफ पारदर्शी क्यूब्स थे, जिनके अंदर छोटे छोटे फींडिश फिगरीन्स बंद थे, हर एक जैसे किसी शैतान की आत्मा से बना हो। वह देखकर ही कांप गया। उसके मन में हलचल हुई। क्वियर रिस्ट्रिक्शंस। हर एक फिगरीन किसी शक्तिशाली प्रैक्टिशनर की सोल से रिफाइन की गई थी, और अब वो सब केवल एक ही बात जानते थे, मारना। सामने जो क्यूब्स थे वे एक बेहद जटिल लॉक की तरह बने थे। उनकी सतह पर चमकते रून्स किसी कोड की तरह बदल रहे थे। अगर सही पैटर्न मिल जाए तो ही ये लॉक खुल सकता था, वरना ये सभी फिगरीन्स बाहर निकल आते और जिसे भी देखते उसे फाड़ डालते। हर बार जब टैलिस्मैन ट्रेजर से निकलने वाली रोशनी किसी क्यूब को छूती, तो वो क्यूब धीरे से पीछे खिसकता और फिर गायब हो जाता। चिन्मू ने धीरे से कहा, अनलॉकिंग का प्रोसेस इतना जटिल है, इस टैलिस्मैन ट्रेजर के बिना तो इसे खोलना नामुमकिन है। वो टैलिस्मैन ट्रेजर लगातार घूम रहा था। उसकी 14 सतहों से निकलते रून्स बदलते जा रहे थे, और उनके साथ क्यूब्स एक एक कर पीछे हटते गए। टॉर्टोइस बैक्ड गार्ड उसके साथ चल पड़ा और चिन्मू ने पीछे से कदम मिलाया। लंबी सुरंग पार करते करते अचानक एक विशाल हॉल खुला। अंदर की दुनिया बाहर से कहीं ज्यादा बड़ी थी, कम से कम 10 गुना। चारों ओर सुनहरे स्तंभ थे और उन पर अनगिनत गोल्डन ऑल्टर्स, जिन पर अजीब अजीब आकार के खजाने रखे थे। गार्ड मुस्कुराया, ऐसे खजाने को सबसे गहराई और प्रतिष्ठा वाले स्थान पर ही रखा जाना चाहिए। मेरी शक्ति इतनी नहीं कि मैं इसे सील कर सकूं, इसलिए ग्रैंड शैमन खुद इसे सील करेंगे। डेनबरो, तुमने सच में बहुत बड़ा काम किया है। चिन्मू ने मुस्कुराकर कहा, उस इटर्नल पीस के व्यक्ति से मुझे सिर्फ एक ट्रेजर नहीं मिला, बल्कि एक जेड बॉटल भी मिली। शायद उसके अंदर कोई सेक्रेड मेडिसिन है। मैंने बस एक बार सूंघा और लगा जैसे मैं इमॉर्टल बन जाऊंगा। उसने स्लीव से जेड बॉटल निकाली। गार्ड की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने छटपट कर बॉटल छीन ली और हंसकर बोला, अब जब तुमने इतना बड़ा काम किया है, ग्रैंड शामन तुम्हें इनाम जरूर देंगे। लेकिन चूंकि मैं तुम्हें पहले ही यहाँ ट्रेजर चुनने लाया हूं, तो क्या तुम मुझे ये सेक्रेड मेडिसिन भेंट में नहीं दोगे? चिन्मू ने एक बनावटी दर्द भरा चेहरा बनाया। गार्ड हंस पड़ा। कितने कंजूस हो। उसने बॉटल खोली और गहरी सांस ली। कैसीफ्रा, अ ग्रैंट। वो वहीं जम गया, मुस्कुराता हुआ नीचे गिर पड़ा। चिन्मू ने तुरंत अपनी सांस रोक ली, बॉटल उठाई और उसका ढक्कन लगा दिया।
उसने सोचा यहाँ की हवा तक जहरीली है। फिर उसने दूसरी जेड बॉटल से आसपास की हवा को बंद किया और वह बॉटल गार्ड के मुंह में रख दी। अब ये जल्द नहीं जागेगा। उसने गहरी सांस ली और अपना डिस्गाइज उतारना शुरू किया। डैनबारो की त्वचा हट गई और उसके भीतर से चिन्मू बाहर निकला। उसने धीरे से कहा, अब तो मैं सच में डेविल पाथ के तरीके पर चल पड़ा हूँ। नीचे पड़ी नकली स्किन को देखकर उसे ग्रैनी सी की याद आ गई, जो दूसरों की स्किन पहन सकती थी। उसके दिल में हल्की घबराहट हुई। उसने जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड उठाई, गार्ड की जेबें टटोली और टैलिस्मन ट्रेजर फिर से अपने कपड़ों में छिपा लिया। कुछ बिखरे सामान मिले लेकिन कोई काम की चीज नहीं थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र बोला, हेवंस आइज अवेकन, ग्रीन हेवंस आइज अवेकन। उसकी प्यूपल्स में रून्स घूमने लगे और अब उसे सब साफ दिखने लगा। हर गोल्डन ऑल्टर पर भी वही सील्स थे जैसे क्यूब्स में। हर क्यूब के अंदर एक छोटा लेकिन डरावना फिगराइन बंद था, जिसकी शक्ल मरोड़ी हुई, बाल बिखरे, दांत और पंजे तेज। अगर हेवंस आइज न होती तो ये दिखते ही नहीं। उसने टैलिस्मन ट्रेजर उठाया और रून्स का मिलान किया, फिर सिर हिलाया। ये की नहीं है, ये सिर्फ इस हॉल को खोलने के लिए है, ऑल्टर्स के लिए नहीं। चिन्मू तेजी से आगे बढ़ा। वो जानता था कि बाहर लिंग्यूशु अभी भी गेट रोक रही होगी, पर उसकी शक्ति चिन्मू से कम थी। बाशान के बैटल स्पेल सीखने के बावजूद वह ज्यादा देर नहीं टिक सकती थी। वो अल्तारों के पास पहुंचा। कुछ ट्रेजर्स मानो शमनों के अंधेरे कला से बने थे। ह्यूमन स्किन्स पर बने स्क्रोल्स, खोपड़ियों से बने बोल्स, त्वचा से बने ड्रम्स, व्हाइट बोन बैनर, थाउजेंड वेनम सोल्स डिवाउरिंग बैनर, बोन श्राइन, सब दुष्ट आर्टिफैक्ट्स थे। लेकिन कुछ ट्रेजर्स इतने चमकदार थे कि लगता था शमन किंग्स ने खुद बनाए होंगे। वहाँ कुछ बाहरी खजाने भी थे, जैसे थाउजेंड स्ट्रीमर्स पैगोडा, सारी रस, एक जली हुई गुखिन, एक टूटी सोर्ड और एक ग्रेप साइज्ड सोर्ड पेलेट। अचानक चिन्मू की नज़र एक ऑल्टर पर गई और उसके कदम रुक गए। वहाँ एक स्टोन टैबलेट था, जिस पर एक सर्कुलेशन डायग्राम उकेरा हुआ था। उसने पहचान लिया, ये ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक का डायग्राम था। लेकिन ये 6 डायरेक्शंस realm का नहीं था। वह घबराया। मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे लेग्स ढूंढनी है। वह ट्रेजरी में दौड़ पड़ा, हर ऑल्टर को देखता हुआ। अंत में वह उसी ऑल्टर के सामने आ रुका जहां पहले भी नजर गई थी। वहां एक लोअर ह्यूमन बॉडी खड़ा था, कमर से नीचे का हिस्सा लेकिन सीधा और स्थिर। उससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रक्त भी मानो सोने जैसा तरल था, हड्डियां भी सुनहरी। चिन्मू ने फुसफुसाया, क्या ये ग्रैंड शमन का शरीर है? फिर उसके मन में बिजली कौन थी। ग्रैंडपा बचर का लोअर बॉडी तो किसी सेक्ट ने चुरा लिया था। ग्रैंड शामन ने उस सेक्ट को नष्ट किया और वही लोअर बॉडी अपने पास रख ली। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या उसने अपनी निचली देह काटकर बचर का लोअर बॉडी अपने साथ जोड़ लिया? उसका पूरा शरीर सिहर उठा। हो सकता है उसे लगा हो कि बचर का शरीर सोने से भी मजबूत था और उसने उसे रिफाइन करके 2 पैरों वाला स्पिरिट वेपन बना लिया। वह कांप गया। ऑल्टर के आसपास सील्स थे। अगर हाथ बढ़ाता तो फिगरेन्स उसका हाथ नोच डालते। अगर चांसलर बाशान होता तो ब्रूट फोर्स से तोड़ देता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। फिर उसने खुद से कहा, ग्रैंडपा क्रिपल ने मुझे हेवन पिल्फरिंग सन स्विचिंग हैंड्स सिखाई थी। क्या मैं उससे सील्स पार कर सकता हूँ? वह तैयार हुआ। उसके कदम चल पड़े, हेवन पिल्फरिंग डिवाइन लेग्स एक्टिवेटेड। उसका शरीर छाया सा झपकता हुआ ट्रेजरी में दौड़ने लगा। उसके हाथ बिजली सी तेजी से हिलने लगे। हेवन पिल्फरिंग सन, स्विचिंग हैंड्स। वह एक साथ दोनों स्किल्स का प्रयोग कर रहा था और तभी उसे एक चमत्कार महसूस हुआ। वह चौंक गया। ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। क्रिपल ने बस इन्हें 2 भागों में सिखाया था। अब उसकी वाइटल ची सर्कुलेशन कई गुना तेज हो गई थी। वह दीवार से टकरा गया। धड़ाम की आवाज हुई। सफेद धुआं सा उठा। वह उठा, हंसा और फिर दौड़ा। इस बार वह दीवार पर चढ़ा, छत पर दौड़ा, हवा में घूमता हुआ ट्रेजरी के आर पार हो गया। फिर उसने झपट कर हाथ बढ़ाया। एक ऑल्टर खाली हो गया। उसके हाथ में आर्म्स बोल खोपड़ी से बना था। वह जोर से हंसा और तेजी से दौड़ने लगा। ऑल्टर खाली हो गया। ट्रेजर्स चारों ओर बिखर गए। आखिर में चिन्मू ने एक जोड़ी सुनहरी लेग्स उठा ली। वह रुका, नीचे रखी और हंस पड़ा। अब समझा कि ग्रैंडपा क्रिपल को कुछ चोरी करना इतना क्यों पसंद है। ये सच में बहुत मजेदार है। डिसेबल्ड एल्डरली विलेज का युवक गहरी सांस लेता है और बिखरे खजानों को देखकर मुस्कुराता है। अगर एक टांग भी कट जाए तो भी ये सब इसके लायक था। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक मारो,
कमेंट में बताओ कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई वीडियो लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।